हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन्स सिटी। बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास नाइन्थ का फिजिक्स पढ़ेंगे। क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ चुके थे। आज हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इट गिव्स द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। किसको देता है न्यूटन सेकेंड लॉ? फॉर्मूला ऑफ फोर्स। बच्चे, न्यूटन साहब, आइंस्टीन साहब, ये लोग क्या किए? ये लोग इवोल्यूशन लाए। किसमें? साइंस में। साइंस में महान आदमी था वो लोग। महान क्या? आदमी कर्म से बनता है बच्चे, मेहनत से बनता है। मैजिशियन को भी हम लोग जादूगर को ही देखते हैं। जादूगर क्या होता है? कोई भी जादूगर, अच्छा जादूगर जो होता है ना, वो आपके माइंड्स को रीडिंग करने जानता है, रीड करता है। वो सब ये मतलब क्या बोलते हैं, वो भी एक तरह का पढ़ाई है बच्चे। माइंड रीड करना, ये सब करना कि कौन क्या सोच रहा है, उसके नजर को, उसके फेस को देख के 100% बता देना, ये सब माइंड ही रीडिंग है। देखिए, हम लोग बात करते हैं क्या, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को। न्यूटन साहब को नेचर से बहुत ज्यादा लगाव था, बहुत ज्यादा। उसको गॉड में बहुत ज्यादा बिलीव था, भगवान को मानते थे, सुपर पावर को मानते थे। ठीक है, तो देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोला था, क्या बोले थे ये? इट गिव द फॉर्मूला ऑफ फोर्स दिए थे। हम लोग देखेंगे क्या, न्यूटन्स न्यूटन सेकेंड लॉ। इट गिव्स द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। क्या देता है बच्चे? फॉर्मूला ऑफ फोर्स देता है ये। ठीक है, क्या होता है इसका डिफिनेशन? क्या होता है? इट स्टेट्स दैट rate of change of linear momentum is directly प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बच्चे? टू द, क्या बोले? इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है? फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स होता है। मतलब ये बोले न्यूटन साहब, ये बोलना चाहिए कि कोई भी चीज का मोमेंटम जितना ज्यादा होगा टाइम के साथ, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम का चेंज जितना ज्यादा होगा उसका फोर्स उतना ज्यादा होगा, ये बोले थे। जैसे मैथमेटिकली F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब डेल्टा P। क्या होगा बच्चे? डेल्टा P अब बटे डेल्टा T, जहां पे डेल्टा P का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल को हम लोग एम वी माइनस एम यू लिखते हैं, जहां पे क्या होता है एम वी माइनस एम यू। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी, जब हटाएंगे तो कुछ के लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, डेल्टा पी बाय डेल्टा पी, जहां पे के सम कांस्टेंट है। इसको आप न्यूटन्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो के का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली जो होता है ना बच्चे, के का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 1 होता है, याद रखिएगा। तो F इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, पी एफ माइनस पी आई बटे T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग F इज इक्वल टू लिख सकते हैं। तो F को क्या लिख सकते हैं? एम बी माइनस एम यू अब बटे, नहीं तो यहाँ डेल्टा टी को आप T2 माइनस T1 जो लिखेंगे यार टी कर दीजिए ना, चेंज इन टाइम को टी कर दीजिए, इनिशियल माइनस, क्योंकि इनिशियली तो जीरो होगा टाइम, अब फाइनल टाइम टी होगा। तो यहाँ पे एम बी माइनस एम यू बटे टी।
तो देखिए तो बच्चे m को कॉमन ले लेंगे तो v माइनस यू बटे t हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, ma हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। जैसे वेयर v माइनस यू बटे t इज इक्वल टू क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक्सेलरेशन बोलते हैं। लिख देते हैं अभी हम। तो देखिए हम क्या बोले, न्यूटन साहब क्या बोले थे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ये बोले कि फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के, मतलब डेल्टा पी बटे डेल्टा टी होगा, जहां पे डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम है। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम एम बी माइनस एम यू बटे, और k क्या हो गया, सम कांस्टेंट, उसका वैल्यू 1 होता है। तो k डेल्टा p बाय डेल्टा t, तो k का वैल्यू 1 पुट कर लिए, ये हो गया। और यहाँ पे f के जगह पे क्या, एम बी माइनस एम यू बटे टी, m कॉमन ले लिए बच्चे, तो v माइनस यू बटे टी बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। देखिए हम लिख देते हैं हम। देखिए यहाँ पे हम ये बोले कि एक्सेलरेशन f इज इक्वल टू क्या आया है, f इज इक्वल टू m v माइनस यू बटे t आया था ना, जहां पे वेयर, यहाँ पे लिखेंगे v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। कोई भी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी जब u रहा होगा तो उस समय टाइम t बराबर 0 रहा होगा, इसलिए हम t ले लिए हैं। t माइनस 0 करेंगे तो t ही हो जाएगा ना बच्चे। और v माइनस यू बटे t इज इक्वल टू, यही तो चेंज इन वेलोसिटी, इसी को तो एक्सेलरेशन बोले थे, इक्वल टू a, इसी को तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम बोलते हैं, पर यूनिट टाइम बोलते हैं। तो यही तो था, f इज इक्वल टू क्या हो गया फॉर्मूला, m इंटू ए। तो इससे हम लोगों को पता क्या चल गया बच्चे, क्लियरली क्या पता चल गया, क्लियरली कि फोर्स जो होता है इज इक्वल होता है, क्या, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है किसके, मास एंड एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का नहीं बच्चे, एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का इसका होता है। इट इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है फोर्स का। तो देखिए बच्चे फोर्स सॉरी, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है बच्चे, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि फोर्स जो होता है नोट, क्या होगा, फोर्स जो होगा इज ए वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होगा बच्चे। और देखिए फोर्स जो होगा अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सेलरेशन का, फोर्स क्या बोले, फोर्स जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल होगा टू द किसके, एक्सेलरेशन के। कब, जब व्हेन मास ऑफ ए बॉडी, मास ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट होगा। क्या होगा बच्चे, हम क्या बोले, देखिए हम क्या बोले आप लोग को, हम बोले कि फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू द एक्सेलरेशन के। कब, जब मास उसका बॉडी का कांस्टेंट होगा। मतलब दैट इज, ये बोलना चाह रहे हैं हम कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A होगा। कब, जब m इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। मतलब m इज इक्वल टू, जब ये फोर्स जितना ज्यादा बढ़ेगा तो उसका एक्सेलरेशन भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। अगर इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे बच्चे, फोर्स और एक्सेलरेशन का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हो जाएगा ग्राफ, दोनों बढ़ेगा।
क्यों, मतलब एफ अगर बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा, ए भी बढ़ेगा, और अगर एफ घटेगा तो ए भी घटेगा, दोनों एक साथ होगा। है बात समझ में? जब मास कांस्टेंट होगा तब। क्यों मास कांस्टेंट? क्योंकि एक साथ दो से ज्यादा वेरिएबल नहीं हो सकते, इसी कारण से आप लोग याद रखिएगा इसको। तो देखिए ये बात आप लोग को समझ आ गया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्सेलरेशन के। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है बच्चे। आया बात समझ में? अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, नोट नंबर 3 देखते हैं हम लोग। मतलब अगर एक्सेलरेशन बॉडी का, कोई भी बॉडी का डबल हो जाएगा तो उसका फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन बॉडी का, कोई भी बॉडी का एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा बच्चे, हाफ हो जाएगा। क्लियर है? ये आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए हम ये सब आपको बताएं कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब देखिए नोट नंबर 3 क्या बोल रहा है। देखिए नोट 3 क्या होगा कि फोर्स जो होगा इज फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, टू द मास के। मास जितना ज्यादा होगा उसका फोर्स ज्यादा होगा। कब, व्हेन एक्सेलरेशन जो होगा ऑफ ए बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट होगा। क्या होगा बच्चे, कांस्टेंट होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, क्यों, अगर कोई भी बॉडी का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, कोई भी चीज का वेलोसिटी जब ज्यादा हो जाता है बच्चे, तो वो ज्यादा मैसिव हो जाता है, ज्यादा मास हो जाता है उसके पास। क्यों हो जाता है मास, क्योंकि उसका इंपल्स ज्यादा हो जाता है, उसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम और इंपल्स रिलेटेड है बच्चे एक दूसरे से, लेकिन इंपल्स जो होता है वो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे काम करता है। मतलब कोई भी चीज को जितना कम टाइम में आप तोड़ेंगे या फोर्स देंगे उस पे ना, तो उतना ज्यादा वो क्या होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स वहां काम करेगा, उतना जल्दी टूट जाएगा। मतलब ये कि किसी को मारना भी है तो जितना कम समय में स्लैब घिंचेंगे ना आप, उतना ज्यादा उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। आया बात समझ में? तो देखिए व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब ये हम बोले कि क्या बोले कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द मास के, व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट होगा। मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m होगा बच्चे, जब A इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा। आया बात समझ में? तो मतलब इसका मतलब ये बच्चे कि अगर F बढ़ेगा तो M भी बढ़ेगा, अगर F घटेगा तो M भी घटेगा। तो इस केस में F वर्सेस M ग्राफ क्या हो जाएगा, F और M ये हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, दोनों बढ़ रहा है तो दोनों देखिए ना, M बढ़ रहा है तो F भी बढ़ रहा है। देखिए M हो गया होगा तो देखिए F भी बढ़ गया, जब दोनों बढ़ेगा। अब देखिए हम लोग नोट 4 में, नोट 4 क्या, नोट 4 देखिए एसआई यूनिट जो होगा, एसआई यूनिट, एसआई को ही हम लोग एम के एस लिख देते हैं। एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, या एम के एस मीटर किलो सेकेंड। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो होगा इज क्या होगा, इज। देखिए तो फोर्स का क्या है यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, तो क्या लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिखिए ना, नहीं समझ में आया तो ऐसा यूनिट ऑफ लिखिए मास, यूनिट ऑफ मास इंटू यूनिट ऑफ मास इंटू यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ये तो यूनिट ऑफ मास कितना हो जाएगा, केजी, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इसी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन बोलते हैं। न्यूटन क्या बोलते हैं? न्यूटन। 1 न्यूटन, इसी को हम लोग 1 न्यूटन कैपिटल लिखते हैं। देखिए आईयूपीएससी का रूल है बच्चे, क्या रूल है आईयूपीएससी का, कि कोई भी साइंटिस्ट का नेम अगर लिखना है यूनिट के टर्म में तो सारा लेटर स्मॉल लिखना पड़ेगा और उसका सिंबल कैपिटल में दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम लोगों से क्या बोलेगा, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, क्या बोलेगा, सीजीएस यूनिट ऑफ, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स। देखिए सीजीएस यूनिट मतलब सेंटीग्राम सेकेंड, तो क्या होगा बच्चे सीजीएस यूनिट में, तो केजी का ग्राम हो जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा, इनटू सेकेंड स्क्वायर होगा। इसी को हम लोग वन डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन डाइन। मतलब वन डाइन इज इक्वल टू क्या हो गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा। आया बात समझ में? वन डाइन इज इक्वल टू क्या हो गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन हो गया और सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू वन डाइन। आप लोग से ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट ये पूछ सकता है। बहुत बच्चे सीजीएस यूनिट ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, या अब बहुत बच्चा लोग क्या कर सकता है, आपसे बहुत लोग ग्रेविटेशनल यूनिट पूछेगा, ग्रेविटेशनल यूनिट पूछेगा, तो वो सब भी बताते हैं बच्चे। चलिए ना देखते हैं, हम एक एक चीज हम लोग छुएंगे, ये भी देखेंगे कि इसमें थी क्या होता है, रिलेशन क्या होता है वन डाइन और वन न्यूटन में। आया बात समझ में? मन लगा के पढ़िए, नोट डाउन कीजिए आप लोग, नोट कॉपी पेन लेके पढ़िए। देखिए बच्चों, अब हम आप लोग से पूछेगा डिफाइन वन न्यूटन, डिफाइन वन डाइन, ये सभी टर्म तो पूछ सकता है ना कोई, कि आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, पूछेगा वन न्यूटन बराबर कितना होता है, तो आप बोले केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो पूछेगा वन न्यूटन को भी डिफाइन कर दो, वन डाइन को भी डिफाइन कर दो, तो बोलेगा हम लोगों को सब आता है। क्या आता है? वन न्यूटन क्या होता है, इज दैट फोर्स विच व्हेन एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इट। मतलब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, अगर कोई बॉडी है 1 kg का, उस पे अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का लग रहा है, तो उसी को हम लोग 1 न्यूटन बोलते हैं। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे बोलेगा डिफाइन वन डाइन, तो डाइन क्या होता है, तो देखिए डाइन सीजीएस यूनिट होता है फोर्स का, तो वही लिखे, डाइन इज दैट फोर्स व्हिच व्हेन एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास कितना 1 ग्राम प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इट। वन डाइन इज इक्वल टू क्या हो गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन किस में, न्यूटन और डाइन में। देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। क्या होता है वन न्यूटन, क्या होता है वन डाइन, उसमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है बच्चों, क्या होगा बताइए। देखिए रिलेशन बिटवीन वन न्यूटन एंड वन डाइन, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन लिखिए, अच्छा रहेगा। रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, न्यूटन एंड डाइन, यहां बिटवीन है बच्चे। तो देखिए 1 न्यूटन बराबर, या 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या था बच्चे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही था। तो देखिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू,
तो केजी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इंटू सेकेंड स्क्वायर। तो इसी को हम लोग 1000, देखिए तो ये 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, जितना जीरो होता है 10 पे पावर उतना होता है। तो इसी को हम लोग लिखेंगे, और याद है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डाइन होता है। तो इसी को 10⁵ क्या लिख सकते हैं बच्चे, डाइन लिख सकते हैं। तो 1 न्यूटन बराबर, आपसे कोई भी पूछेगा कि 1 न्यूटन बता दो, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा, तो 10⁵ डाइन। याद रहेगा आप लोग को, ये कॉमोडिटी में आप लोग से हम क्वेश्चन भी पूछे थे कि 1 न्यूटन कितने टाइम के बराबर होगा। लगभग 30% स्टूडेंट उसका गलत आंसर दिए थे बच्चे। ठीक है, तो देखिए ये समझ में आ गया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁵ टाइम होता है। हम लोग एमकेएस और सीजीएस यूनिट में रिलेशन देख लिए, इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं किस टाइप का आएगा क्वेश्चन। क्योंकि हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ लिए, सेकेंड लॉ भी पढ़ लिए, नेक्स्ट लेक्चर थर्ड लॉ मिलेंगे, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मिलेंगे, और रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन मिलेंगे। बस ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन करा देंगे आप लोग को। देखिए क्वेश्चन है व्हाट, ले लेते हैं क्वेश्चन हम जल्दी। कह रहा है व्हाट फोर्स would be needed to produce an acceleration of 4 meter per second square in a ball of mass। एक बॉल है जिसका मास बच्चे 6 kg है, ये दिया हुआ है। तो देखिए गिवन, तो क्या करेंगे हम लोग गिवन में, देखिए क्या बोला है, फोर्स क्या होगा, नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। तो बोल रहा है एक्सेलरेशन, या इसी को हम एक्सेलरेशन ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, या ए इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और गिवन मास कितना दिया हुआ है बच्चे, बॉडी का 6 kg दिया हुआ है। तो बाय यूजिंग क्या लगाएंगे, न्यूटन्स, न्यूटन साहब का सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे। तो क्या होगा न्यूटन सेकेंड लॉ, तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो 6 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 24, ये केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F इज इक्वल टू 24 न्यूटन। यही तो हो गया आंसर। तो देखिए बच्चे इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। इस पे समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन हम लोगों को दिया हुआ था बच्चे, ठीक है, और हम लोग क्या किए, मास दिया हुआ था, तो फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए लगा दिए, आ गया आंसर। देखिए क्वेश्चन और ले लेते हैं जल्दी से, तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट द फोर्स
required to impart a car velocity बच्चे ऑफ कितना दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है इन 10 सेकेंड में। इन 10 सेकेंड दिया हुआ है 10 सेकेंड। और कहां से स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। तो द मास ऑफ द कार इज 1500 kg दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे, बोला है कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इंपार्ट ए कार। बोला है कि एक कार कितना फोर्स रिक्वायर्ड कर रहा होगा जब उसका वेलोसिटी कितना है गिवन में, मतलब उसका वेलोसिटी 10 सेकेंड में 30 मीटर चला जा रहा है। मतलब कोई कार रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और 10 सेकेंड में 30 मीटर के स्पीड को रीगेन कर ले रहा है। तो बोल रहा है कि बताओ उस केस में अगर कार का मास 1500 केजी है तो कितना फोर्स लगाया होगा, कितना फोर्स इंपार्ट किया होगा। तो पहला नंबर बच्चे इनिशियली देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट किया हुआ है। तो इनिशियल वेलोसिटी कार का कितना दे दिया 0 मीटर पर सेकेंड दे दिया इनिशियल वेलोसिटी कार का। फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार कितना दे दिया, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार v इज इक्वल टू देख लीजिए 30 मीटर पर सेकेंड है और टाइम कितना दे दिया t इज इक्वल टू 10 सेकेंड दे दिया। तो पहला नंबर बच्चे और मास कितना दिया है, मास ऑफ कार कितना दिया हुआ है m बराबर 1500 केजी दिया हुआ है। तो हम लोग पहला नंबर यहां से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या लगाएंगे बाय यूजिंग क्या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इन इक्वेशन हम लोग पढ़े थे ना मोशन का बच्चे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी लगा दिए। तो v हम लोगों को क्या दिया हुआ है, v हम लोगों को 30 और u 0 और प्लस a नहीं पता है और t 10 सेकेंड है। तो a इज इक्वल टू 30 बटे 10 इज इक्वल टू ये कैंसिल 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन पता चल गया। एक्सेलरेशन जब पता चल गया बच्चे तो फोर्स इज इक्वल टू बाय यूजिंग क्या लगा देंगे, बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या होगा न्यूटन सेकेंड लॉ बच्चे, लगाएंगे तो F इज इक्वल टू m इंटू ए। m कितना दिया हुआ है 1500 दिया हुआ है 1500 केजी और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया 45 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया 4500 न्यूटन। यही तो हो गया आंसर। इसी को हम लोग लिख दिए बच्चे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 न्यूटन लिख दिया। आगे बात समझ में क्या था, बॉडी इनिशियली स्टार्ट कर रहा था रेस से तो इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दिए, फाइनल वेलोसिटी v बराबर 30 दिया हुआ था, टाइम 10 सेकेंड दिया हुआ था। तो हम लोग मास ऑफ कार क्या कर दिए 15 kg दिया हुआ था तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिए, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालिए। देखिए तो ये 0 प्लस 10a तो 10a हो जाएगा, तो यहाँ से डिवाइड कर दिए 3 आ गया। तो बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ तो F इज इक्वल टू ma, तो यहाँ से पुट कर दिए, यहाँ से हम लोग न्यूटन ला लिए। 4500 न्यूटन का कार
फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, जो बोले ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जितना वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, एक्सेलरेशन भी उसका उतना ज्यादा होगा। चलिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मेरे चैनल ब्रेन्स सिटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त को बताइए। बच्चे आप लोग कोऑपरेट कीजिए, बिना कोऑपरेशन का कुछ नहीं होने वाला है। हम भी नहीं देखते हैं प्रधानमंत्री भी कैसे बनते हैं, कोऑपरेशन से, लोग लाइक करते हैं। तो आप लोग कोऑपरेट करना होगा। आप लोग पढ़ते हैं तो क्या दिक्कत है सब्सक्राइब करने में? सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चे, सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा भी तो मोरल बूस्ट होगा, अच्छे से हम पढ़ाएंगे। चलिए अच्छे से ख्याल रखिए, बाय।